परिचय। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसके ज़रिए आप रीथिंक की शक्ति को समझेंगे। इस किताब का नाम है थिंक अगेन, जिसे एडम ग्रांट ने लिखा है। आमतौर पर जनरली हम अपनी राय किस आधार पर बनाते हैं? जो आपने पढ़ा हो या सुना हो उसके आधार पर। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि यह राय एक तरफा भी हो सकती है? यानी आप किसी एक तरह के विचारों से प्रभावित भी हो सकते हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं तो सही और गलत में अंतर करना बंद कर देते हैं और अपनी प्रभावित वाली राय को ही सही मानने लगते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान होने के नाते सही और गलत चीज़ों में अंतर करना भी ज़रूरी है। तो इसकी शुरुआत होती है स्किल ऑफ रीथिंक से। यह तब होता है जब आप यकीन कर लेते हैं कि आप पूरी दुनिया का ज्ञान को नहीं जानते हैं और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कई लोग अपने पुराने मान्यताओं को ही सही मानते हैं, हालांकि वो मान्यताएं उस समय पर ठीक थीं, लेकिन बदलते ज़माने के साथ कई चीज़ें आज के हिसाब से उपयोगी नहीं रह जाती। इसलिए सही परिणाम को पाने के लिए चीज़ों को नए नज़रिए से देखना और नए तरीके से अपनाना ज़रूरी हो जाता है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके लिए अपने पुराने मान्यताओं पर बने रहते हुए सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, और जो लोग पुनर्विचार के लिए तैयार होकर अपने आप को समय के साथ समायोजित कर लेते हैं वो कम से कम दूसरों की तरह दुखी नहीं रहते हैं। अगर हम आंख बंद करके मान लेने की बजाय चीज़ों को खुले दिमाग से समझें तो इससे कई फ़ायदे होंगे। ऐसा मान लें कि पूरी दुनिया का ज्ञान का बहुत ही कम हिस्सा हम जानते हैं, और जो आप जानते हैं उनमें से भी कुछ ही चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह श्योर हो सकते हैं। यह हमें नज़रिया अपनाने के लिए उत्साहित करता है। तो पुनर्विचार क्या है? यह कैसे काम करता है? कैसे आप पुराने अनावश्यक मान्यताओं को छोड़कर नए उपयोगी मान्यताओं को अपना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को अपनी राय से कन्वेंस कर सकते हैं? कैसे अपने ऑफिस में स्टाफ को हमेशा लर्निंग मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? यह सब आज हम जानने वाले हैं। अगर आप अपने घर या ऑफिस में लर्निंग वातावरण को विकसित करना चाहते हैं और लीडर बनना चाहते हैं तो यह समरी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। किताब को अच्छे से समझने के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण भागों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, और सारांश के अंत में किताब के की पॉइंट को मैं एक बार दोहराऊंगा ताकि याद रखने में आसानी हो। अध्याय 1। एक उपदेशक, अभियोक्ता, राजनीतिक, वैज्ञानिक और हमारा दिमाग। तकनीकों के बढ़ने के साथ ही जानकारी की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। चिकित्सक क्षेत्रों में 1950 से अगले 50 सालों तक जितनी जानकारी मिली, 2010 से अगले 7 सालों में शोधकर्ताओं को उससे ज़्यादा जानकारी मिल चुकी है। अगर आप अपने बिलीफ को बदलने के लिए मोटिवेट नहीं हैं तो आप रीथिंकिंग की नई अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। आज चारों तरफ जानकारियों की भरमार है। पहले की तुलना में आज हमें पलक झपकते ही कोई भी जानकारी आसानी से मिल सकती है। इसका मतलब है हमें इन जानकारियों के आधार पर बने हमारे मान्यताओं के बारे में जागरूक होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका IQ लेवल कितना ज़्यादा है। अगर आप अपने मान्यताओं को बदलने के लिए प्रोत्साहित नहीं हैं तो आप पुनर्विचार के कई अवसरों को मिस कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, दशकों पहले तक प्लूटो को जुपिटर, मरकरी, वीनस की तरह एक ग्रह माना जाता था, लेकिन हाल ही में हुई शोध में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि प्लूटो सोलर सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। इसे साबित करने में कई सालों तक चली शोध, और अब शोध में मिले डाटा के आधार पर यह मान लिया गया है। इस नई मान्यताओं को मानने से चीज़ों को देखने के नए नज़रिए बने और कई नए रास्ते भी बने। आमतौर पर जब हम किसी एक बात पर शक होता है
तो हम दूसरे सोर्स के ज़रिए उसकी सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर डॉक्टर आपके बारे में कुछ बताते हैं तो पुष्टि करने के लिए अक्सर दूसरे डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, लेकिन जब यह हमारे राय के बारे में होता है तो हम इसे अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में हमारे लिए अपनी राय को गलत मानना मुश्किल हो जाता है और उसे ही सही मानना आसान लगने लगता है। लेखक ने अपनी शोध में पाया कि हम लोग एक उपदेशक, अभियोक्ता, राजनीतिक और एक वैज्ञानिक की तरह सोचते हुए इससे प्रभावित होकर अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। उपदेशक की मानसिकता से हमें लगता है कि सामने वाला हमारी मान्यताओं को चुनौती दे रहा है। अभियोक्ता की मानसिकता को सोचने से हमें लगता है कि हम ही सही हैं और सामने वाला गलत। और राजनीतिक मानसिकता में हमें लोगों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, जबकि वैज्ञानिक मानसिकता से थिंक अगेन। अध्याय 2, पारस्परिक पुनर्विचार, इंटरपर्सनल रीथिंकिंग। अक्सर जब हम अपनी मान्यताओं के बारे में कोई अच्छी खबर सुनते हैं तो अपने नज़रियों को लेकर बहुत खुश होते हैं और उस बारे में ज़्यादा जानने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। लेकिन जब हम उस मान्यता और राय के बारे में बुरी खबर सुनते हैं तो दुखी होकर सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं। इसी समय पुनः विचार की ज़रूरत होती है ताकि अपने दिमाग को खोल कर के अनावश्यक मान्यताओं को पहचानें और उस बारे में दोबारा से सोचने के लिए प्रेरित हों। हालांकि अपनी मान्यताओं के बारे में शक करना भी कभी कभी ठीक होता है। लेखक इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। यह ऐसा अनुभव है जो हमें किसी दूसरे की तरह बनने से रोकता है, लेकिन साथ ही अपनी मान्यताओं को लेकर सेल्फ डाउट में भी डाल देता है। कुछ शोधों में यह पाया गया है कि हमारे आसपास के आधे से ज़्यादा लोग करियर या जीवन की किसी और चीज़ को लेकर इम्पोस्टर हो जाते हैं, चाहे उन्होंने अपने जीवन में कितनी ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। इम्पोस्टर सिंड्रोम कई मानों में फ़ायदेमंद होता है। जैसे यह अनुभव हमें अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए हार्ड वर्क करने के लिए उत्साहित करता है और पुनर्विचार के लिए दिमाग को खोल देता है। इम्पोस्टर विचार हमें स्मार्ट वर्क करने के लिए उत्साहित करता है। औरतें लीडरशिप स्किल को अंडर एस्टिमेट करती हैं, जबकि आदमी इसे ओवर एस्टिमेट करते हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों पर की गई शोध में यह पाया गया कि औरतें लीडरशिप स्किल को अंडर एस्टिमेट करती हैं और आदमी ओवर एस्टिमेट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेतृत्व को लेकर दोनों की मान्यताएं अलग अलग होती हैं। इसलिए जब ऐसे मुद्दों पर दोनों में बातचीत होती है तो एक पार्टी को पूरी तरह से सही और दूसरी पार्टी को पूरी तरह से गलत मानते हैं। फॉर्मल डिबेट में आपका मकसद होता है जिस विषय पर डिबेट की जा रही है उसके बारे में सामने बैठी श्रोता का माइंडसेट चेंज करना, यानी उन्हें अब कन्वेंस करना है कि वो आपकी राय पर ध्यान दें। याद रखें, किसी एक चीज़ को लेकर लोगों के दिमाग में पहले से ही कुछ राय होती हैं। ऐसे में इनफॉर्मल डिबेट में स्पीकर श्रोता को अपनी मान्यताओं से मनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग डिबेट को एक बहस की तरह मानते हैं जिसमें एक पार्टी की राय पूरी तरह से ठीक मानी जाती है जबकि दूसरी बिल्कुल गलत। एक विशेषज्ञ थिंकर की तरह आपका मकसद यह होना चाहिए कि अपने पार्टनर को अपने दृष्टिकोण की सच्चाई से जागरूक करवाएं। इसमें आप उन्हें ओपन माइंडेड होकर आप अपनी राय के बारे में सोचने के लिए उत्साहित करते हैं, ना कि कई सारे कारण देकर उन्हें हराने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें बुरा लग सकता है और आपकी राय सुनने के लिए वो ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे। ध्यान रखें, अगर सामने वाला इंसान खुले विचारों वाला नहीं है तो वो आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि आप उन्हें उनके आज की मान्यताओं को चुनौती देते हुए कन्वेंस कर रहे होते हैं कि अपनी मान्यताओं के बारे में दोबारा सोचें कि वो गलत हैं और
आपकी सही मान्यताओं को मान लें। लेखक कहते हैं कि डिबेट को डांस की तरह देखें। डांस में अगर आप अपने पार्टनर को नियंत्रित करने या लीड करने की कोशिश करते हैं तो डांस खराब हो सकता है। इसलिए आपका उद्देश्य उनके साथ मोमेंट को मैच करना है। इससे आप दोनों का तालमेल अच्छा बैठेगा और अभिनव अच्छे से कर सकेंगे। आइए इस उदाहरण को देखते हुए, जिसमें एक नॉन प्रोफेशनल मध्यस्थ और विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट मध्यस्थ को एक डील फिक्स करनी थी। शोधकर्ताओं ने दोनों को डील करने के तरीक़ों की स्टडी करने पर पाया कि नॉन प्रोफेशनल मध्यस्थ लोगों को कई सारे कारण देकर उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी बातों को सही साबित करने के लिए कई तरह के कारण दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ विशेषज्ञ अलग तरह से डील कर रहे थे और बहुत ही कम कारण दे रहे थे। जब आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए कारण देते हैं तो अनजाने में श्रोता को आपकी बात से असहमत होने के कई कारण दे रहे होते हैं, और एक बार अगर उन्हें असहमत करने का कोई पॉइंट मिल गया तो बाकी बातों से असहमत होना आसान होने लगता है और अंत में शायद वो आपकी बातों से सहमत ना ही हो। यह बात में बहस भी हो सकती है। विशेषज्ञ मध्यस्थ ऐसा नहीं करते। वो श्रोता के दिमाग को खोलने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य श्रोता को अपनी राय से डोमिनेट करना नहीं, बल्कि उनसे सवाल पूछकर अपनी राय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वो श्रोता से सवाल पूछकर जानकारियाँ इकट्ठे करते हैं और इसके आधार पर बातचीत को ऐसे बिंदु पर ले जाने की कोशिश करते हैं जिससे दोनों पार्टी सहमत हो जाएं और दोनों का फ़ायदा हो। यह व्यवहार दिखाता है कि आप एक खुले विचारों वाले इंसान हैं और सामने वालों की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं। जब सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी राय को समझने में दिलचस्प हैं तो बदले में वो भी आपकी बातों को समझने में दिलचस्पी लेंगे और आपकी राय से अपना माइंड चेंज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे आप उपदेशक, उपभोक्ता और राजनीतिक जैसे नहीं लगेंगे जो अपने आप को सही और दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान लगेंगे जो सिर्फ सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। यह चीज़ श्रोता की नज़रों में आपको ज़्यादा भरोसेमंद इंसान बनाती है। शोधों में यह पता चला है कि ऐसे लोगों को सकारात्मक लिया जाता है। इसी के साथ खुले विचारों वाले लोगों की गुणवत्ता, व्यक्तिगत विकास यानी कि प्रोफेशनल ग्रोथ में भी फ़ायदेमंद होती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऐसे कर्मचारियों को हायर करना पसंद करते हैं जिन्हें अपने गुण के साथ ही सीमाएं भी मालूम हों, क्योंकि ऐसे लोग सीखकर सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं। थिंक अगेन, अध्याय 3, कलेक्टिव रीथिंकिंग यानी पुनः विचार। क्या कभी आप इस तरह के बहस में फंसे हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज या पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर कभी आपकी बहस हुई हो? तो आपने नोटिस किया होगा कि लोग बहुत जल्दी भावनात्मक हो जाते हैं। एक अलग राय सुनकर हम अपनी लोगों को की बात सुनना ही नहीं चाहते। उनकी पूरी बात होने से पहले ही हम मान लेते हैं कि हम सही हैं और दूसरा गलत। इस माइंडसेट के लोग ये मानते हैं कि चीज़ें या तो सही हो सकती हैं या फिर गलत, और सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं, जो दो अलग राय वाले लोगों के बीच टकराव को जन्म देती हैं। इन मानसिकता के लोग यह मानते हैं कि चीज़ें या तो सही हो सकती हैं या फिर गलत। उदाहरण के लिए अबॉर्शन का मुद्दा ले लीजिए। कुछ लोग फैमिली प्लानिंग को देखते हुए इसे स्मार्ट वर्क की तरह सराहना करते हैं, वहीं कुछ सोशल ग्रुप में ऐसा करने वालों को एंटी अबॉर्शन के रूप में देखा जाता है, जिसमें भावनाएं नहीं होती। अपने उद्देश्य के लिए अपने ही बच्चे का गर्भपात करा देते हैं। ऐसे में परिवार नियोजन
को प्राथमिकता देने वाले लोग गर्भपात को सही मान सकते हैं और एंटी अबॉर्शन मानसिकता रखने वाले लोग इसको पूरी तरह से गलत मान सकते हैं। एंटी अबॉर्शन मानसिकता के लोग गर्भपात समर्थक लोगों को पूरी तरह गलत और गर्भपात ना करवाने को पूरी तरह सही मान सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से दोनों के बीच विवाद ही बढ़ेंगे। तो इसका समाधान इस बात को समझने में है कि एक ही चीज़ को अलग अलग पहल हो सकती है। जैसे गर्भपात के केस में ही देखें तो अगर किसी की नई नई शादी हुई है तो ऐसे में गर्भपात ना करवाना सही होगा, और 2 बेबीज़ के बाद अगर आप 3rd बेबी नहीं चाहते तो अब आप गर्भपात बेस्ट ऑप्शन होगा। इसका समाधान इस बात को समझने में है कि किसी एक विषय पर एक से ज़्यादा नज़रिया भी हो सकता है। हर बात का हाँ या ना में जवाब नहीं होता है। हमें अंतिम निर्णय लेने से पहले कई बातें कंसीडर करनी होती हैं और विषय के कई पहलुओं पर गौर करना होता है। यह फ्लेक्सिबल मानसिकता आपको लोगों की नज़रों में ह्यूमन महसूस कराएगा। यह आदत आपको ऐसा इंसान दिखाती है जो ईमानदारी से यह जानने के लिए तैयार है कि इस विषय में उन्हें कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, उन पर पहले कभी गौर नहीं किया गया और अब जानने के लिए तैयार हैं। ये वर्क एक लैब में इससे संबंधित एक रिसर्च कंडक्ट की गई जहां गर्भपात के बारे में अलग अलग राय रखने वाले 2 लोगों को 20 मिनट के लिए बात करने के लिए कहा गया। अंत में दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण से सहमत या असहमत करना था। फिर इस रिसर्च को ग्रुप में कंडक्ट किया गया। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि शुरुआत में दोनों ग्रुप एक दूसरे की राय से पूरी तरह असहमत थे, लेकिन खुले दिमाग से एक दूसरे ग्रुप की राय समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि सर्वाइवल के लिए यह अलग अलग हो सकता है। जहां जनसंख्या कम है वहां इसे संतुलित करने के लिए बर्थ रेट को बढ़ाना चाहिए और गर्भपात को कम करना चाहिए, और जहां जनसंख्या ज़्यादा है वहां इसे नियंत्रित करने के लिए गर्भपात करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेखक ने अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस में यह पाया कि जिन संगठनों और कंपनीज में लर्निंग कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है वहां पुनः विचार की आदत को आसानी से विकसित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऑफिस कल्चर में लोग अपनी ज्ञान की सीमा जानते हैं। उन्हें पता होता है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते। खुले दिमाग का होना आसान हो जाता है। ऐसे लोगों में नई चीज़ें सीखने और कोशिश करने की इच्छा भी ज़्यादा होती है। आइए इस उदाहरण में देखते हैं कि कैसे पुनः विचार ना करने से एक इंसान की जान जाते जाते बची। नासा के एक स्पेस प्रोग्राम में कुछ अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष यात्री एडम और उनके दोस्त स्पेस वॉक कर रहे थे। तभी एडम को गर्दन के पीछे कुछ लीकेज सा महसूस हुआ। लीकेज इतनी ज़्यादा थी कि यह पसीना तो हो नहीं सकता था, इसलिए एडम ने तुरंत इसकी जानकारी स्पेस क्रू को दी। स्पेस क्रू ने उन्हें अंतरिक्ष यान के अंदर आने के लिए कहा। सुरक्षित अंतरिक्ष यान में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि एडम का ड्रिंक बैग लीक होने लगा था। ड्रिंक बैग अंतरिक्ष यात्री की पीठ पर बंधा हुआ एक तरह का वाटर बैग होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को हाइड्रेट रहने में मदद मिल सके। हालांकि स्पेस वॉक पर जाने से पहले एडम ने थोड़ी लीकेज महसूस की थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया था। एडम ने ओवर कॉन्फिडेंट में आकर उसे छोटी सी चीज़ मानकर अनदेखा कर दिया। समय रहते अंतरिक्ष यान में पहुंचकर ड्रिंक बैग बदल लेने से वो बच गए, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। नासा ने पिछली गलतियों की तरह इससे भी एक सबक सीखा कि ज़्यादा बुद्धिमान होने और बुद्धिमान लोगों में रहने से हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो जाते हैं और उन चीज़ों को मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं जो शायद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसलिए हमेशा पुनः विचार करते रहना चाहिए। अपने स्टाफ को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने काम की समीक्षा करते रहें, उसमें सुधार करते रहें और काम को दूसरों की नज़रिए से देखने का भी कोशिश करें। अपनी कंपनी के वर्क कल्चर में भी लोगों को योजना के लिए प्रोत्साहित
करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। अपने काम के बारे में नई नई चीज़ें सीखते रहें, एक्सप्लोर करते रहें और नासा की तरह अपने काम की समीक्षा करते रहें, उसमें सुधार करते रहें और काम को दूसरों के नज़रिए से भी देखने की कोशिश करें। यह आदत किसी भी चीज़ पर लागू हो सकती है। आप इसे अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी अपना सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन का उदाहरण लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, प्रस्तुति देते समय हमेशा अब तक के सबसे बेस्ट तरीके से ही अपनाने को प्राथमिकता दी जाती है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस तरीके से पहले भी अच्छी प्रस्तुति दी जा चुकी है, इसलिए वो टेस्ट एंड ट्राई मेथड है। आप रीथिंकिंग भी करें कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, कैसे इसे सिंपल और ज़्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए इस मानसिकता से काम करना ठीक होगा, क्योंकि आप एक बेस्ट तरीक़े को फॉलो कर रहे हैं और बदले में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसी के साथ प्लान भी करें कि इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, कैसे इसे आसान और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। योजना बनाने से आपकी कंपनी बदलती मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को बदल लेगी, सरवाइव कर लेगी। लेकिन योजना नहीं बनाने से हो सकता है कि आपके आज के तरीके बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हों, लेकिन भविष्य में वो उपयोगी नहीं रहें। इसलिए कोशिश करें कि आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़ें सीखने और इनोवेशन करने का मौका दें। उन्हें रचनात्मक तरीके से सोचने और नई चीज़ों को इनोवेट करने के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएं। थिंक अगेन। अध्याय 4, सन कोस्ट को एस्केप करना। हम में से कई लोग एक ही योजना लेकर बड़े होते हैं। शायद आपने भी बचपन में यह सोच लिया होगा कि बड़े होकर इंजीनियर ही बनना है, और फिर सारी एकेडमिक प्लानिंग इसी लक्ष्य के अनुसार हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर यह योजना असफल हो जाए? ऐसे में आपका अगला कदम क्या रहेगा? आप क्या करेंगे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो? ऐसे मानसिकता के लोग कभी भी अपनी योजना के बारे में पुनः विचार करना ज़रूरी नहीं समझते। वो बस एक लक्ष्य तय कर लेते हैं, उसके लिए एक ही रणनीति बनाते हैं और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे में जब एक रणनीति असफल हो जाती है तो हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी रणनीति को नहीं बदलते। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको हमेशा योजना बी लेकर चलना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यह तरीका बहुत ज़रूरी है। शोधकर्ताओं ने जब इस बारे में शोध की कि क्यों लोग योजना बी को नहीं अपनाते, क्यों असफल होने के बावजूद लोग एक ही रणनीति से चिपके रहते हैं, तो इसका कारण है सन कोस्ट फैक्टर। इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ के गलत होने के बावजूद भी उस पर बार बार करने में लगे रहना। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपने उस योजना में अपना काफ़ी पैसा, समय और रिसोर्स लगा दी है। इसलिए अपने आप को सही साबित करने के लिए हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में चाहे सबूत से आपकी रणनीति गलत ही क्यों ना साबित हो रही हो, लेकिन उसे सही साबित करने के लिए आप पूरी मेहनत करते हैं। अक्सर सीधा सीधा निर्णय लेने में हमें आसान लगता है। जैसे 11th स्टैंडर्ड में आप यह सोचकर कॉमर्स लेते हैं कि बिजनेस करेंगे, लेकिन बाद में आपको अकाउंटिंग बोरिंग लगने लगती है। तो ऐसे में कई लोग उदास होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के बजाय आप सेल्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में अपना बिजनेस कर सकते हैं। हमेशा नई पॉसिबिलिटी के लिए अपने माइंड को ओपन रखें। यह आदत आपकी ग्रोथ में काफ़ी मदद करेगी। हमेशा नई संभावनाओं के लिए अपने दिमाग को खुला रखें। यह आदत आपकी ग्रोथ में काफ़ी मदद करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लोग अपने आप को अपनी विकल्पों के बारे में पुनः विचार करने का मौका ही नहीं देते। पुनः विचार करने से आप पाएंगे कि जो काम आप सालों पहले करना चाहते थे वो शायद आज ना करना चाहें।
जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती उसे करने के लिए सनक कॉस्ट को खुद पर हावी ना होने दें। कई छात्र ऐसा नहीं कर पाते। जो आजीविका उन्हें 18 की उम्र में देखा था, आज भी उसके अनुसार योजना करते हैं और 8 साल बाद अपनी नौकरी से बुरी तरह ऊब जाते हैं। इसका समाधान यह है कि दूसरे करियर विकल्पों और संभावनाओं को अपने ध्यान में रखकर चलें। किसी चीज़ को छोड़ देने और नया करने से डरे नहीं। करियर चॉइस के लिए यह बात काफ़ी हद तक सही है। कई बार बाद में आपको पता चलता है कि जो काम कर रहे हैं वो पसंद नहीं है और दूसरे काम में अच्छे हैं। ऐसे में रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे छोड़कर नए तरीके अपनाएं। यहाँ तक कि अगर इसके लिए अपनी आज की जॉब को बदलने की ज़रूरत लगे तो बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि योजना और लक्ष्य का होना ठीक है, कभी कभी यह हमें अपने विजन की तरफ जाने में मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही योजना के लिए प्रतिबद्ध होकर दूसरे विकल्पों के बारे में ना सोचना आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए दूसरी योजना भी दिमाग में लेकर चलें। योजना से आप अपनी करियर के साथ साथ संबंधों, स्वास्थ्य और जीवन के ज़रूरी पहलुओं को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए अपना दिमाग खुला रखें। करियर पुनर्विचार के लिए महीने में एक बार यह ज़रूर करें। नंबर 1, उन लोगों को नोटिस करें जिनसे आप प्रेरित होते हैं और ऑब्जर्व करें कि वो अपने डे टू डे जीवन में क्या करते हैं। नंबर 2, उनके रहने, व्यवहार करने और काम करने के स्टाइल को नोटिस करें और देखें कि वो आपके इंटरेस्ट, कौशल, वर्किंग स्टाइल और वैल्यूज़ के साथ कितने ज़्यादा मैच करते हैं। नंबर 3, अपने आप को समय समय पर टेस्ट करते रहें। इसके लिए बस टेस्टिंग के पर्पज़ से इंटरव्यू दें। स्टडी कर रहे हैं तो प्रशिक्षण करें ताकि आपके काम का टेस्ट होता रहे। थिंक अगेन, इस किताब का निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस समरी में आपने जाना कि हम अपने पुनः विचार और मान्यताओं को बनाने और उन्हें सही साबित करने में बहुत सारा समय लगाते हैं और बहुत कम समय यह मूल्यांकन करने में देते हैं कि वो मान्यताएं और पुनः विचार ठीक हैं या उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। इसलिए पुनः विचार करके समय समय पर यह चेक करते रहना चाहिए कि आज का तरीका कितना सटीक है। आइए अब सीखे हुए अध्यायों को एक बार दोहरा लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद रहें। नंबर 1, सबसे पहले याद रखें कि हम सब कुछ नहीं जानते, इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। ज़्यादातर लोग अपना निर्णय 3 मानसिकता, उपदेशक, अभियोक्ता और एक राजनीतिक से प्रभावित होकर लेते हैं। इससे कई बार सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक मानसिकता से तथ्य के आधार पर अपने निर्णय लें। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके दृष्टिकोण पर भी गौर करें तो अपने आप को सही साबित करने के कारण देने के बजाय उनसे सवाल पूछकर अपने व्यूज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ाएं। नंबर 3, हर चीज़ के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसलिए अपने दृष्टिकोण से दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, बल्कि आपसी समझ के साथ दोनों के नज़रिए को समझें। इससे आप उस विषय के बारे में एक नए नज़रिए से जागरूक हो जाएंगे। नंबर 4, हमेशा अपनी वर्तमान रणनीति के बारे में पुनः विचार करते रहें। सोचें कि क्या इससे बेहतर किया जा सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो सोचिए कि कैसे आने वाले समय में मार्केट की डिमांड को देखते हुए अपने प्रोडक्ट और काम करने के तरीके बदलेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि यह बताने का कि इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या थी जो आपने बस अभी सीखी और जिसको आप अपने जीवन में 100% लागू करेंगे। एडम ग्रांट द्वारा थिंक अगेन एक थॉट प्रोवर्किंग और व्यवहारिक किताब है जो पाठकों को अपने विश्वासों पर पुनः विचार करने और बौद्धिक विनम्रता की शक्ति को अपनाने की चुनौती देता है।
ग्रांट का तर्क है कि हमारा समाज नए विचारों के लिए खुले रहने और अपने दिमाग को बदलने के बजाय राय पर टिके रहने और उनका बचाव करने पर केंद्रित है।